एक बार फिर से आप लोगों का मास्टर क्लासेस में स्वागत है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम एकक कोष्टिका के पैरामीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोगों को याद हो, जैसे हमने पढ़ा था कि एकक कोष्टिका किसी भी क्रिस्टल जालक की वो सबसे छोटी त्रिविम इकाई होती थी जो अगर बार बार पुनरावृत्ति करे तो वो पूरा का पूरा क्रिस्टल जालक बना देती थी। और जैसे ही आपको एकक कोष्टिका बोला जाए, आप लोगों के दिमाग में तुरंत एक बॉक्स आ जाना चाहिए, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें पैरामीटर की, तो पैरामीटर का मतलब होता है कि वो चीजें जिन पर हमारी एकक कोष्टिका का आकार निर्भर करता है। तो एकक कोष्टिका के पैरामीटर कौन कौन से? तो नंबर 1 है अक्षीय दूरी। कहने का मतलब कि जो बॉक्स है या जो एकक कोष्टिका है, इसके जो किनारों की लंबाइयां हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, दूरी है, इनको हम अक्षीय दूरी कहते हैं। इनमें से एक किनारे की लंबाई को हम a कहते हैं जो कि x अक्ष के अनुदिश होती है, एक को हम b कहते हैं जो कि y अक्ष के अनुदिश होती है, और एक को हम c कहते हैं जो कि z अक्ष के अनुदिश होती है। नंबर 2 हमारे पास होता है अक्षीय कोण। जो दूसरा पैरामीटर है वो है अक्षीय कोण। इन भुजाओं a, b और c के मध्य जो कोण होते हैं, उन कोणों को हम अक्षीय कोण कहते हैं। और इनके लिए हमारे सिंबल होते हैं अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा कोण की अगर हम बात करें तो ये भुजा B और C के मध्य होता है। बीटा की बात करें तो बीटा जो होता है वो A और C के मध्य होता है, जबकि अगर गामा की बात करें तो ये A और B के मध्य होता है। जैसा कि अभी हमने एकक कोष्टिका के पैरामीटर के बारे में पढ़ा, और पैरामीटर के लिए मैंने कहा था कि वो चीज़ें जिन पर एकक कोष्टिका का आकार निर्भर करता था। तो पैरामीटर के आधार पर जो हमारी एकक कोष्टिकाएं होती हैं वो 7 आकारों की हो सकती हैं, और जिनको हम सप्त क्रिस्टल तंत्र कहते हैं या मूल एकक कोष्टिकाएं कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल एकक कोष्टिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे मूल एकक कोष्टिकाओं की संख्या 7 होती है। तो वो सब 7 एकक कोष्टिकाएं कौन कौन सी हैं? घनीय, नंबर 2 द्विसमलंबाक्ष, नंबर 3 विषमलंबाक्ष, नंबर 4 त्रिसमन्ताक्ष, नंबर 5 एकंताक्ष, नंबर 6 षटकोणीय, नंबर 7 त्रिंताक्ष। अगर घनीय एकक कोष्टिका की बात करें तो इसमें A, B और C आपस में बराबर होता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर होती है, जबकि अल्फा, बीटा, गामा कोण 90 डिग्री का होता है। इसी तरीके से द्विसमलंबाक्ष में A और B आपस में बराबर होता है, जबकि C इसके बराबर नहीं होता। कहने का मतलब है कि लंबाई, चौड़ाई बराबर लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं, और तीनों कोण 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। विषमलंबाक्ष की बात करें तो विषमलंबाक्ष में तीनों में से कोई भी अक्षीय दूरी आपस में बराबर नहीं होती है, लेकिन इनके तीनों के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर त्रिसमन्ताक्ष की बात की जाए तो त्रिसमन्ताक्ष में अक्षीय दूरी आपस में बराबर होती है, और अक्षीय कोण भी आपस में बराबर होते हैं, परंतु 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इसके बाद एकंताक्ष की बात की जाए, इसमें भी तीनों अक्षीय दूरी आपस में बराबर होती है, और अल्फा, गामा कोण 90 डिग्री जबकि बीटा कोण 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। षटकोणीय की बात की जाए तो षटकोणीय में A और B आपस में बराबर होता है, परंतु C उसके बराबर नहीं होता, यानी लंबाई, चौड़ाई बराबर लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं होती। इसके अलावा अल्फा, बीटा कोण 90 डिग्री के इक्वल होता है, जबकि गामा कोण 120 डिग्री के इक्वल होता है। त्रिंताक्ष की बात की जाए तो त्रिंताक्ष में A is not equal to B is not equal to C, जबकि यहाँ पे तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होते और वो भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। इसके अलावा एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जो हम घनीय एकक कोष्टिका है उसको सबसे अधिक सममित एकक कोष्टिका कहते हैं। सबसे अधिक सममित एकक कोष्टिका,
कारण क्योंकि इसमें तीनों अक्षर दूरी आपस में बराबर है और तीनों अक्षर कोण भी आपस में बराबर है, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री है। जबकि त्रिंताक्ष एकक कोष्टिका को सबसे अधिक असममित एकक कोष्टिका कहते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि इसमें ना तो तीनों दूरियां आपस में बराबर हैं और ना ही तीनों कोण आपस में बराबर हैं। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो घन्य एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। और खास बात, ये जो प्रकार है या जो वर्गीकरण है ये इस आधार पे किया गया है कि घन्य एकक कोष्टिका में जो संघटक कण है वो कौन सी स्थिति पर मौजूद है, उसके आधार पर हमने यहाँ पे घन्य एकक कोष्टिका को बांटा है। तो घन्य एकक कोष्टिका तीन भागों में बांटी गई है, 3 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली है सरल या आद्य घन्य एकक कोष्टिका, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस एकक कोष्टिका की खास बात यह होती है कि इस एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल कोनों पर मौजूद होते हैं। मतलब अगर मुझे इसका डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप एक घन बना लीजिए और उस घन के कोनों पर परमाणुओं को दिखा दीजिए। ऐसी एकक कोष्टिका आपकी सरल या आद्य घन्य एकक कोष्टिका कहलाएगी। नंबर 2, फलक केंद्रित घन्य एकक कोष्टिका या इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम शॉर्ट में FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस एकक कोष्टिका की खास बात यह होती है कि इसमें अवयवी कण कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर मौजूद होते हैं। मतलब अगर मुझे इसे डायग्राम में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक घन बनाएंगे और उस घन के कोनों पर परमाणुओं को लगा देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक घन में 6 फलक होते हैं, तो इसकी खास बात क्या थी, कोनों पे तो होते ही थे, साथ में प्रत्येक फलक के केंद्र पर, तो हर फलक के केंद्र पर हम एक एक परमाणु बना देंगे। ये FCC को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा होता है हमारा अंतः केंद्रित घन्य एकक कोष्टिका यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम शॉर्ट में BCC बोलते हैं। तो इसकी खास बात यह होती है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोने के अलावा एकक कोष्टिका के केंद्र पर मौजूद होते हैं। एकक कोष्टिका के केंद्र पर मौजूद होते हैं। मतलब अगर हमें इसे डायग्राम में शो करना है तो हम किस तरीके से शो करेंगे, एक घन बनाएंगे और इस घन के कोनों पर परमाणुओं को लगा देंगे और इसके अलावा एक परमाणु एकक कोष्टिका के बीचों बीच बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा अंतः केंद्रित घन्य एकक कोष्टिका। जैसे कि अभी हम लोगों ने घन्य एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ा था, और ये जो वर्गीकरण किया गया था घन्य एकक कोष्टिकाओं का, इस आधार पर किया गया था कि घन्य एकक कोष्टिका में परमाणु कौन सी स्थिति पर मौजूद है। ठीक उसी प्रकार से हम अन्य एकक कोष्टिकाओं को भी वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से, जरा समझ लीजिए। सबसे पहले अगर घन्य की बात करें तो घन्य के अंदर था सरल, अंतः केंद्रित और फलक केंद्रित। द्विसमलंबाक्ष की बात की जाए तो द्विसमलंबाक्ष में केवल 2 ही प्रकार होते हैं, सरल और अंतः केंद्रित। विषमलंबाक्ष की बात की जाए तो विषमलंबाक्ष 4 प्रकार की होती है, जो कि है सरल, अंतः केंद्रित, फलक केंद्रित और एक और नया प्रकार होता है इसके अंदर जिसे कहते हैं अंत्या केंद्रित। त्रिसमन्ताक्ष की बात करें तो त्रिसमन्ताक्ष होती है केवल 2 प्रकार की, सरल और अंत्या केंद्रित। जबकि एकंताक्ष और षटकोणीय और त्रिंताक्ष में केवल एक प्रकार होता है, जिनको हम सरल एकक कोष्टिकाएं कहते हैं। अगर हम इन सबको काउंट करें तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये पाया जाता है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर इन 14 प्रकार में से ही कोई एक प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है और इन्हें हम ब्रेविस जालक कहते हैं। इसलिए ब्रेविस जालकों की जो संख्या होती है वो 14 होती है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारी घन्य एकक कोष्टिका 3 प्रकार की होती है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि एकक कोष्टिका कितने प्रकार की होती है, मतलब हमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन सी एकक कोष्टिका है, तो ऐसी स्थिति में आप आंसर लिखेंगे कि एकक कोष्टिकाएं 4 प्रकार की होती है, जिसमें से पहली होती है सरल या आद्य एकक कोष्टिका, यानी वो एकक कोष्टिका जिसमें जो संघटक कण थे वो केवल कोने पर मौजूद थे। नंबर 2, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी ऐसी एकक कोष्टिका
जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा प्रत्येक फलक के केंद्र पर पाए जा रहे थे। अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा एकक कोष्ठिका के केंद्र पर पाए जा रहे थे। और इसमें एक और नया प्रकार है जो कि फोर्थ है, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस एकक कोष्ठिका की खास बात यह होती है कि इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोने के अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होती है। मतलब अगर एक कण ऊपर वाले फलक के केंद्र पर है तो एक कण नीचे वाले फलक के केंद्र पर होगा। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि आप समझिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए घन्या एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार की होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है तो आप लिखेंगे आंसर कि 4 प्रकार की होती है। इसके अलावा एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि इन 3 एकक कोष्ठिकाओं को हम मिलाकर केंद्रित या अनाद्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। इन तीनों को मिला के हम केंद्रित या अनाद्य एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोने के अलावा किसी अन्य स्थान पर मौजूद हो सकता है। अन्य स्थान यानी फलक का केंद्र हो गया या एकक कोष्ठिका का केंद्र हो गया, वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमने अभी घन्या एकक कोष्ठिकाएं पढ़ी थी 3 प्रकार की, उन घन्या एकक कोष्ठिकाओं से रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन होगा घन्या एकक कोष्ठिका में हम परमाणु की संख्या निकालना सीखेंगे, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन होगा A और R में संबंध, जहां पर A का मतलब होता है एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई या कोर की लंबाई, और R का मतलब होता है गोले की त्रिज्या। यानी परमाणु की त्रिज्या जिससे हमारी एकक कोष्ठिका बनी हुई है। नंबर 3 जो हम पढ़ने जाएंगे वो हम संकुलन क्षमता को पढ़ने जाएंगे। संकुलन क्षमता जिसको हम ईटा परसेंटेज से डिनोट करते हैं। संकुलन क्षमता का मतलब होता है, देखो होता ही क्या है कि जो हमारे संघटक कण है, परमाणु, अणु या आयन, हमने उनको गोला माना है और गोलों को हम कितने भी पास पास रखने की कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ खाली स्थान रह ही जाता है। तो हम कहते हैं कि किसी भी एकक कोष्ठिका के आयतन का वो हिस्सा जो गोले के द्वारा घेरा जाता है उसकी प्रतिशतता को ही हम संकुलन क्षमता कहते हैं। किसी भी एकक कोष्ठिका के आयतन का वो हिस्सा जो कि गोलों के द्वारा घेरा जाता है उसकी प्रतिशतता को हम संकुलन क्षमता कहते हैं। और इसको निकालने का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है Z इंटू गोले का आयतन इंटू 100 अपॉन एकक कोष्ठिका का आयतन। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Z, गोले का आयतन आप लोगों को पता है 4/3 पाई r क्यूब होता है इंटू 100, और एकक कोष्ठिका यानी घन्या एकक कोष्ठिका, घन की बात करें तो घन का आयतन होता है a क्यूब। तो अब हम घन्या एकक कोष्ठिका से संबंधित ये 3 प्रश्न करने जाएंगे। पहला होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सरल या आद्य घन्या एकक कोष्ठिका, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें अवयवी कण या संघटक कण केवल
कोनों पर पाए जाते हैं। तो नंबर 1 हम इसमें परमाणुओं की संख्या निकालने की बात करते हैं। अगर हम जनरली इस घन को देखें तो देखने पर हमें लगेगा कि इसमें हमें 8 परमाणु दिखाई देंगे, बट वास्तव में सरल एकक कोष्टिका की बात करें तो उसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो केवल 1 होती है। अब उसका कारण यह है क्योंकि जो कोने का परमाणु होता है, हम कहते हैं कोने के परमाणु का जो योगदान होता है किसी भी एकक कोष्टिका में वो 1/8 होता है। अब उसका कारण क्या है उसको आप इस तरीके से समझिए। अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास ये एकक कोष्टिका है और इस कोने को ध्यान से देखें तो आपको पता है अब क्या होगा कि बहुत सारी एकक कोष्टिकाएं एक दूसरे से लगी होंगी, तो इसके ठीक बगल में एक और एकक कोष्टिका होगी। तो अब आप देखेंगे तो आपको ये कोने का परमाणु दिखाई देगा 2 एकक कोष्टिकाओं के बीच में बटा हुआ। इसी तरीके से एक एकक कोष्टिका ऊपर की तरफ भी होगी, तो अब आपको दिखाई देगा कि हमारा जो कोने का परमाणु है वो 3 एकक कोष्टिकाओं के बीच में पड़ा हुआ। इसी तरीके से एक और एकक कोष्टिका यहाँ साइड से भी होगी, तो अब आपको दिखाई देगा कि ये कोने का परमाणु 4 एकक कोष्टिकाओं के बीच में बटा हुआ है, और इसी तरीके से 4 एकक कोष्टिकाएं पीछे की तरफ भी होंगी। तो यानी ये जो कोने का परमाणु है वो टोटल 8 एकक कोष्टिकाओं के बीच में बटा हुआ है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप एक बॉल लें और उस एक बॉल के आप 8 इक्वल हिस्से कर दें, तो एक हिस्सा इसके पास, एक हिस्सा इसके पास, एक हिस्सा इसके पास, एक हिस्सा इसके पास, ऐसे 4 हिस्से 4 पीछे वाली एकक कोष्टिकाओं के बीच पास। तो यानी एक कोने का परमाणु 8 एकक कोष्टिकाओं के बीच में बटा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि कोने के परमाणु का जो योगदान होता है वो 1/8 होता है। तो इसलिए इसमें जो परमाणु की संख्या हो जाएगी, हर कोने के परमाणु का योगदान 1/8 हो जाएगा। तो अब टोटल कोने होते हैं हमारे पास 8, इसलिए इसमें परमाणु की संख्या जो हो जाएगी वो जाएगी 8 × 1/8 = 1। सेकंड, ए और आर में संबंध की बात करते हैं। वो किस तरीके से निकाला जाएगा? सबसे पहले अगर हम ए की बात करें तो ए हमारा हो गया इस किनारे की लंबाई, और आर की बात करें जो संघटक कण है जिनको हमने बिंदुओं के माध्यम से बताया था, उस संघटक कण की त्रिज्या यानी कि आर। तो मान लीजिए हमारे पास गोला ए है और ये हमारे पास गोला बी। तो सरल घन्य एकक कोष्टिका की खास बात यह होती है कि इसमें ये जो कोने के परमाणु हैं ए और बी वो एक दूसरे को टच करते हैं। कहने का मतलब कुछ इस तरीके से ए और बी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और अगर हम इनके केंद्रों को मिला रहे हैं तो ये है हमारे पास एकक कोष्टिका की भुजा। तो अगर आप डायग्राम से साफ साफ देखें तो ये गोले की त्रिज्या, ये गोले की त्रिज्या। अगर आप डायग्राम से देखें तो आपको दिखाई देगा जो a बराबर होगा वो हो जाएगा हमारे पास r + r, यानी a = हो जाएगा हमारे पास 2r। नेक्स्ट, थर्ड, संकुलन क्षमता, जिसका सूत्र था हमारे पास z × 4/3 πr³ × 100 × a³। तो इस क्वेश्चन में z की वैल्यू सरल एकक कोष्टिका के लिए हमारे पास z की वैल्यू 1 होती है, × 4/3 πr³ × 100 a की जगह पे हम सरल घन्य एकक कोष्टिका के लिए 2r रख देंगे, तो यानी 2r का होल क्यूब। ये हो जाएगा हमारे पास 4 πr³, पाई की वैल्यू हो गई 3.14 × r³ × 100 अपॉन 3 ऐसे ही रहेगा 2⁵ यानी 8 r³ r³ से r³ कैंसल, 4 से 2 बार कैंसल, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 52.4%। तो ये आ गई सरल घन्य एकक कोष्टिका की। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फलक केंद्रित घन्य एकक कोष्टिका की। और इस एकक कोष्टिका की खास बात थी कि इसमें जो अवयवी कण थे, संघटक कण थे, वो कोने के अलावा
प्रत्येक फलक के केंद्र पर मौजूद होते थे। तो नंबर 1, इसमें भी हम परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं। तो अगर हम परमाणु की बात करें तो इसमें भी 8 कोनों पर परमाणु पाए जाते हैं, यानी कोने के परमाणु के लिए तो हो जाएगा 8 × 1/8। अब बात करते हैं इसमें कोने के अलावा फलक के केंद्र पर भी मौजूद होता है परमाणु। तो हम कहते हैं जो फलक केंद्रित परमाणु होता है उसका जो योगदान होता है वो 1/2 होता है। उसका कारण यह है कि एक्चुअल में जो फलक केंद्रित परमाणु होता है वो 2 एकक कोष्टिकाओं के बीच में बटा हुआ होता है। कुछ इस तरीके से इस डायग्राम में समझे कि ये हमारे पास एकक कोष्टिका है और मैं इसके एक फलक पे ये परमाणु बना रहा हूं। अब आपको पता है इसके ठीक बगल में एक और एकक कोष्टिका होगी। तो अब आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो परमाणु है वो 2 एकक कोष्टिकाओं के बीच में बटा हुआ है। अब आप इसके चारों ओर कितनी भी एकक कोष्टिकाएं बना लो, इस फलक केंद्रित परमाणु को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये परमाणु केवल इन्हीं 2 के बीच में बटा होगा। तो क्योंकि फलक केंद्रित परमाणु का योगदान 1/2 होता है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास होते हैं 6 फलक, इसलिए 6 × 1/2। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी फलक केंद्रित घन्य एकक कोष्टिका होती है उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है वो 4 हो। पढ़ने वाले हैं वो ए और आर में संबंध पढ़ने आ रहे हैं। और अगर हम खास बात करें इस एकक कोष्टिका की, तो इस एकक कोष्टिका में जो किनारे के परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर पाते हैं। उसका कारण यह है क्योंकि केंद्र पर परमाणु, फलक के केंद्र पर परमाणु के आने के कारण कोने के परमाणु थोड़े दूर खिसक जाते हैं, इसलिए कोने के परमाणु एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। लेकिन खास बात, ये कोने के परमाणु फलक के केंद्र पर मौजूद परमाणु को टच कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 परमाणु को मेंशन किया है, ए, बी और सी। और मैं अगर ए से सी तक एक लाइन ड्रॉ कर लूं तो ये एक विकर्ण को रिप्रेजेंट करती है जो कि फलक से होता हुआ जाता है। तो इसलिए हम इसको फलक विकर्ण कहते हैं। और इस फलक विकर्ण की जो लंबाई है ए सी वो होती है √2a। अब मैं इस ए सी को अगर इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये हमारा गोला ए जो कि गोले बी को टच कर रहा होगा क्योंकि फलक के केंद्र का परमाणु है, और ये सी बी जो कोने का परमाणु है ये भी बी को टच कर रहा होगा। और अगर हम डायग्राम से ध्यान से देखें तो ये आर, ये 2r और ये आर। तो यानी जो हमारा √2a है, √2a वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास r + 2r + r के। तो यानी √2a = हो जाएगा 4r, तो a = हो जाएगा 2√2r। तो ये ए और आर में संबंध आ गया हमारा फलक केंद्रित घन्य एकक कोष्टिका के लिए। नेक्स्ट, तीसरी चीज, अगर हम संकुलन क्षमता की बात करें तो उसका फॉर्मूला था Z × 4/3 πr³ × 100/a³। Z के प्लेस में फलक केंद्रित के लिए आ जाएगा 4/3 πr³ × 100, और a के प्लेस में हम रख देंगे यहाँ पे 2√2r²। r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 74% आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो अंतः केंद्रित घन्य एकक कोष्टिका के लिए करने वाले हैं। और जिसकी खास बात थी कि इसमें जो संघटक कण होते थे वो कोने के अलावा एकक कोष्टिका के केंद्र पर पाए जाते थे। तो सबसे पहले अगर हम इसमें Z की बात करें तो Z बराबर हो जाएगा 8 × 1/8 कोने के परमाणु प्लस अंतः केंद्र। अगर हम बात करें अंतः केंद्र में उपस्थित परमाणु का योगदान, तो हम कहते हैं कि अंतः केंद्रित परमाणु का योगदान जो होता है वो 1 होता है। मतलब किसी भी एकक कोष्टिका को इसका पूरा का पूरा 1 योगदान रहता है। तो यानी प्लस कितना हो जाएगा 1, सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 = 2। सेकंड, ए और आर में संबंध की बात करें
ए और आर में संबंध की बात करें तो इसमें भी खास बात, कोने के परमाणु एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं क्योंकि इनके बीच में अंतःकेंद्र पर परमाणु आ जाता है, लेकिन ये सारे के सारे कोने के परमाणु इस केंद्र के परमाणु को टच कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे 3 गोलों को मेंशन कर रहे हैं, गोला ए, अंतःकेंद्र का गोला बी और ये गोला सी। अगर हम इनको मिलाएं तो हमें एक विकर्ण जाता हुआ दिखाई देगा जो कि एकक कोष्टिका के भीतर से होता हुआ जा रहा है, इसलिए हम उसे अंतः विकर्ण बोलते हैं। और अंतः विकर्ण की जो लंबाई होती है वो √3a होती है। और अगर हम इसको डायग्राम की सहायता से निकालें तो AC हो जाएगा r + 2r + r = √3a, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो a हो जाएगा 4/√3r। थर्ड, संकुलन क्षमता। तो इसकी जो संकुलन क्षमता होगी वो किस तरीके से निकालेंगे, z × 4/3 πr³ × 100 × a³/a³। z के प्लेस पे अंतःकेंद्रित के लिए आ जाएगा 2, 4/3 πr³ ऐसे ही रहेगा × 100, a के प्लेस पे हम यहाँ पे रख देंगे 4/√3r, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके आंसर अप्रॉक्सीमेट 68% आ जाएगा।